कंटिन्यू कर देता हूँ स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब आप अगला लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और जैसा कि कंटिन्यूटी में है, ये सारे लेक्चर क्लोजिंग एंट्रीज का प्रोसेस करवा रहा था। लास्ट में भी याद होगा, पिछले लेक्चर में करवाया था। पीरियोडिक ट्रेडिंग बिजनेस का पीरियोडिक का था। आज मैं अब एक करवाऊंगा सवाल जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से अगर रिकॉर्डिंग हो, क्लोजिंग हो और उसमें परपीचुअल है। मेन पहचान क्या थी कि आपको याद रखिए, सबसे मेन अकाउंट है कौन सा, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब आपने ये अकाउंट चेक कर लिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमारी क्लोजिंग एंट्री का थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो पिछले वाले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। पिछले वाले में क्लोजिंग एंट्री के अंदर हमने क्लोज करते हुए पीरियोडिक से सीखा था। अब जो मैंने आपको कहा था, फॉर्मेट सामने रखिएगा और उसी फॉर्मेट में परपेचुअल का फॉर्मेट है, उसमें कैसे क्लोजिंग एंट्री होती है वो बनाइए। लेकिन जैसा कि इसके लिए एक क्वेश्चन यूज करेंगे और एक क्वेश्चन से हम सवाल शुरू करेंगे। इस दफा मैंने क्वेश्चन एक छोटा सा पुराना ईयर है पास्ट का, 2004 का क्वेश्चन अभी पिक किया है काम करने के लिए। तो 2004 का क्वेश्चन नंबर है 1, इसको मैं यूज कर रहा हूं। 2004 रेगुलर बल्कि कहना चाहिए, रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4 है। निकालिए और देखिए। सबसे पहले आप पहचानिए कि ये पीरियोडिक सिस्टम है या परपेचुअल सिस्टम है। देखिए आप इसमें आपको तमाम अकाउंट्स में सबसे पहले तो ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में आपको सेल्स नजर आ रही होगी। सेल्स के नजर आते ही आप समझ गए कि अच्छा, सर्विस वाला फॉर्मेट लेक्चर नंबर 6 का फॉलो नहीं होगा। अब ट्रेडिंग बिजनेस है तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, पीरियोडिक या परपेचुअल। तो आप देखिए कि सेल्स के नीचे ही आपको नजर आ रहा है अकाउंट कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। असल में जो ये अकाउंट है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये अकाउंट मजमुआ होता है किन अकाउंट्स का, इन अकाउंट्स का। इसमें शामिल होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, इसमें शामिल होता है क्या, परचेजेस, इसमें शामिल होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन, इसमें जो टोटल आता है इसमें से, बल्कि इसमें से ये दोनों चीजें प्लस हुई भी होती हैं और इसमें से माइनस हुआ होता है परचेज रिटर्न, ठीक है। इसमें से माइनस हो चुका होता है परचेज डिस्काउंट और इसमें से माइनस हो चुकी होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो बेसिकली ये जो 6 अकाउंट थे, 1 2 3 4 5 6, इन सब की जगह एक अकाउंट मौजूद होता है परपेचुअल सिस्टम में और वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो बेसिकली अभी थोड़ा सा ये दो बातें कि अगर मैं ज्यादा समझाने जाऊंगा तो थोड़ा सा उलझ ना जाए आप, लेकिन एक जुमला सिर्फ सुन लो कि बुनियादी तौर पे हमें ये जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए क्या करना है कि ये जो सेल्स हुआ है इसकी जो रेवेन्यू है इससे इस मार्कर की कॉस्ट को माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद ये है कि वो कॉस्ट जितने के गुड्स यानी मर्चेंडाइज सोल्ड हो चुकी है, यानी इसको यूं भी कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सोल्ड, कि वो इन्वेंट्री जो क्या हो चुकी है उसकी कॉस्ट। तो चूंकि वहां क्लोजिंग एंट्री में, यानी वहां से मुराद पीरियोडिक में, लास्ट क्लास में, पिछले लेक्चर में हम इन सब को भी इस्तेमाल कर रहे थे और उसके पीछे लॉजिक यही थी कि हम इन सब की मदद से क्या निकालना चाहते थे, कॉस्ट। लेकिन वहां पर ये सब चीजें अलग अलग रिकॉर्डेड थी। यहां इन तमाम चीजों को एक साथ एक अकाउंट में दे दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कौन कौन सी, बिगिनिंग भी, एंडिंग भी, परचेजेस भी, रिटर्न भी, डिस्काउंट भी और ट्रांस। इसीलिए जब भी ये सवाल होगा इसमें ये सारे अकाउंट नहीं मिलेंगे। यानी सवाल से मुराद ये वाला ट्रायल बैलेंस आएगा या बिजनेस परपेचुअल फॉलो कर रहा होगा तो ये वाले अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, ये 6 अकाउंट्स, ठीक है। तो आओ पहले हम ऐसा करते हैं, जल्दी से इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। तो आप देखो 2004 की अगर मैं एडजस्टिंग एंट्री, रेगुलर की इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना शुरू करूं तो बहुत सिंपल से एडजस्टिंग एंट्रीज है। पहली एडजस्टिंग एंट्री ऑफिस सप्लाईज की है, जिसके बारे में उसने क्या कहा कि ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड। अब हम जानते हैं कि इसके लिए ट्रायल बैलेंस को देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज डेबिट में था, तो हमारी एंट्री में डेबिट क्या होगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अब जब एक्सपेंस डेबिट में होता है तो कौन सी अमाउंट आती है,
जो अमाउंट यूज्ड होती है। बता वो क्या रहे, वो बता अनयूज रहे, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4000। ठीक हो गया, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ो, सेकेंड एंट्री बनाने जाओ। सेकेंड एंट्री में है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब ये भी समझाया था कि रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर है, तो क्या देखोगे कि रेंट एक्सपेंस पूरे साल का होता है 10,000, जबकि उन्होंने बताया कि रेंट एक्सपेंस जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है, वो मौजूद है 20,000। यानी ट्रायल बैलेंस में बोला था, याद है कि पे कितना कर चुके हो 20,000, जबकि इस साल का रेंट एक्सपेंस सिर्फ कितना है 10,000। तो इसका मतलब है आपने 10,000 एडवांस दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है। तो एंट्री होगी कि हमने 10,000 से जो है प्री पेड रेंट को डेबिट कर देंगे और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। कितने से 10,000 से, क्योंकि पूरे साल का 10,000 एक्सपेंस होता था, मेरा ट्रायल बैलेंस 20,000 बता रहा था, तो मैंने कहा कि 10,000 को हटाओ और प्रीपेड में डाल दो। उसके बाद अगला है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 6,000, जबकि वहीं पे मैंने देखा कि पुराने वक्तों में मैंने पहले साल के शुरू में मैंने रिकॉर्ड किया था प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 10,000 से। तो अभी भी प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 6,000 है, तो आपको मालूम है कि जो चीज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, और अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक्सपेंस अगर डेबिट में है तो अमाउंट चाहिए एक्सपायर्ड, और वो बनेगी 4,000 अगेन। ठीक हो गई बात। चौथी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। चौथी एंट्री कहता है सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर है कितना 25,000। सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर है 25, जबकि अब अगर ट्रायल बैलेंस में देखें तो सैलरीज एक्सपेंस कितनी है, सैलरी एक्सपेंस है 20, यानी कि हमने पे किया है सैलरी एक्सपेंस 20,000, जबकि साल भर की सैलरी कितनी होती है 25,000। तो हमने कम पे की है, तो कम पे की है तो क्या एंट्री बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेएबल क्रेडिट। कितने अमाउंट से, तो दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5,000 से हमने कम पे की है, 5,000 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, लास्ट एंट्री बैड डेट की, लिखेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, नजर आ रहा सही, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट, और कितना कह रहा है 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को देखा तो वो 20,000 था, 20,000 का मैं शॉर्ट में ऐसे कर रहा हूँ 10% लिया, एस्टिमेटेड आ गया 2,000। अलाउंसेस फॉर बैड डेट का डेबिट बैलेंस था 200 रुपए, दोनों प्लस हो गए, कितना आ गया 2,200 रुपए से बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बना दी गई। ठीक है, अब यहां तक हमने बनाने के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट करनी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड, हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्लोजिंग एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लोजिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं। तो अब क्लोजिंग एंट्रीज के लिए ये हमने किया, लिखा कि जी हम क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज में अब पहली एंट्री बनाएंगे। अब फॉर्मेट अगर आप सामने रखना चाहें तो वही फॉर्मेट सामने रख सकते हैं, कौन सा, जो मैंने बताया था आपको जिस पेज पर लास्ट लेक्चर में जहां ट्रेडिंग दोनों था। अब क्लोजिंग एंट्री की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो अब यहां लिखिए एक्सपेंस एंड, बल्कि नहीं, पहले आप रेवेन्यू को क्लोज कीजिएगा। तो रेवेन्यू को क्लोज करने के लिए अच्छा है, वैसे दोनों में से कोई भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ चूंकि पिछली दफा रेवेन्यू को पहले क्लोज किया था, अभी भी मैं वही करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेल। अब मैं ट्रायल बैलेंस में देखा, मैंने ढूंढा तो ट्रायल बैलेंस में सेल्स की वैल्यू में बस क्रेडिट साइड पे थी 2 लाख, उसको मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 2 लाख। अच्छा, अब इसके बाद आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक में क्या लिखा था, तो लिखा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, लेकिन जैसा कि मैं सिखा चुका हूं कि इसमें एंडिंग नहीं है। आप देखिए एंडिंग हमेशा एडजस्टमेंट डाटा में होती थी, एडजस्टमेंट इसमें एंडिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि उन सब की जगह एक अकाउंट आ चुका है, कौन सा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसी तरह परचेज रिटर्न लिखा था, परचेज रिटर्न भी यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट हो चुका है, इसलिए परचेज रिटर्न नहीं। तो इस पीरियोडिक सिस्टम के में तो वो 5 अकाउंट थे, लेकिन परपीचुअल में सिर्फ एक सेल्स होगा, लेकिन उसके बाद एंडिंग भी नहीं होगी, परचेज रिटर्न भी नहीं होगा, परचेज डिस्काउंट भी नहीं होगा। हाँ, सेल्स के बाद अगर कोई दूसरी चीज हो सकती है तो वो इनकम हो सकते हैं, अदर इनकम।
यानी कमीशन इनकम, रेंट इनकम या कोई। इस वक्त अगर मैं देखूं तो मुझे नजर तो नहीं आ रहे, आप देखिए चूंकि कोई और इनकम का अकाउंट नहीं है, लेकिन अगर कोई इनकम का अकाउंट होता तो मैं उसको यहाँ डेबिट में लिख देता। अब एक ही अकाउंट है, इसी को सेल्स को डेबिट किया और फिर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट कर दिया। कितने से? 2 लाख रुपए से। नरेशन क्या लिखूंगा? यही लिखूंगा, टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट। और ऑल रेवेन्यू क्या, एक ही रेवेन्यू है, लेकिन ये। अब दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री में हम लिखते थे डेबिट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। और अब याद कीजिए, सबसे पहला जो क्लोजिंग सिखाया था सेकेंड एंट्री में वो सिखाया था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग लिखोगे, परचेजेस लिखोगे। लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, क्योंकि ये बिगनिंग और परचेजेस और ट्रांसपोर्टेशन सब एक अकाउंट में है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ और आसान है कि सब की जगह एक अकाउंट आ जाएगा। कौन सा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? तो वही मौजूद है, और एक अकाउंट नंबर का अमाउंट है 1,60,000। तो इसमें कोई अब नहीं, हाँ लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट आ सकते हैं। इस वक्त नहीं है, लेकिन सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट यहाँ आ जाएंगे। बिगनिंग नहीं होगी, परचेजेस नहीं होगी और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है ना? ये जो 6 अकाउंट मैंने यहाँ लिख के दिए, ये 6 अकाउंट पीरियोडिक में शो होंगे और परपीचुअल में ये सारे के सारे एक अकाउंट में आ जाएंगे, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो यहाँ आ जाएगा। यही बुनियादी फर्क है, जहन नशीन कर लो। उसके बाद लेकिन बाकी एक्सपेंसेस वैसे ही आएंगे। अगर हम बाकी एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले नजर आया था रेंट एक्सपेंस। हमने लिखा जनाब रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस था 20,000। हमने अपनी दूसरी एंट्री में इसको क्रेडिट किया था, तो माइनस कर दिया 10,000, तो रेंट एक्सपेंस सिर्फ रह गया 10,000। रेंट एक्सपेंस के बाद आगे था सैलरीज एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, लेकिन उसको मत लिखना, क्योंकि वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। जब ये उठाएंगे ना डायरेक्ट यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इसलिए वहां से ना लिखा करो, पहले सिर्फ एक्सपेंस को उठाओ। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस था 20,000, और अब सैलरीज एक्सपेंस यहाँ डेबिट हो रहा था, तो प्लस कर दो 5,000, कितना हो जाएगा? 25,000। आगे बढ़िए, जब सैलरीज एक्सपेंस लिख दिया 25,000, अब ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस खत्म। पहली एंट्री में देखा क्या मौजूद है? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, वही अमाउंट 4,000। उसके बाद है, ये हो चुका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, लिखा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अगेन 4,000। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस हो चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। बैड डेट एक्सपेंस मौजूद है, तो बैड डेट एक्सपेंस लिख दिया आपने उठा के, कितना? 2,200। ये हो गए तमाम क्लोज टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट। अब इसी तरह से इसको उठाया और इसको टोटल कर लिया, तो 1,60,000, यार क्या है, 1,60,000 प्लस किया अगला 10,000 और 25,000, फिर प्लस कर दिया 8,000। ठीक है, फिर प्लस कर दिया 2,200, तो टोटल आ गया यहाँ पर 2,05,200। सही कह रहा हूँ? एक दफा जरा फिर से कर लूं, 160 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 4 फिर प्लस 4 प्लस 2,200, 2,05,200। अब खुद देखिए, ये किसका है? रेवेन्यू का टोटल है। रेवेन्यू का टोटल कितना है? 2 लाख। एक्सपेंस का टोटल कितना है? एक्सपेंस का टोटल नजर आ रहा है 2,05,200। अब जरा बताइए कौन सी चीज ज्यादा है? रेवेन्यू ज्यादा है कि एक्सपेंसेस ज्यादा है? तो यकीनन आपको नजर आ रहा होगा कि एक्सपेंसेस की फिगर रेवेन्यू से ज्यादा है। मैं जस्ट चेक कर ले रहा हूँ कि कोई चीज रह ना जाए, क्योंकि आज मैं फाइवर लेके नहीं आ सका था, वो मेरा बैग लैपटॉप का नहीं था, घर पे रह गया था, ऑफिस से आ रहा हूँ। तो पार्ट 1 की फाइवर मैंने यहाँ से पूछा, शायद होगी यहाँ पे किसी के पास, लेकिन यहाँ थी नहीं, तो फिर मैंने ये घर से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मंगवाया था। तो खैर सही है, आई बिलीव। तो बहरहाल अब आप देखिए कि ये 2 लाख है और ये 2,05,200 है। एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है, रेवेन्यू का टोटल कम है, तो इस दफा लॉस होगा। और लॉस की एंट्री के लिए
कैपिटल डेबिट होगा। मैंने जाकर देखा तो यहाँ नाम था अदनान कैपिटल, तो मैं अब डेबिट कर देता हूं, अदनान कैपिटल डेबिट, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। ठीक है, कितने से? तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे ख्याल में बनेगा 5200। सही कह रहा हूं, 5200 का लॉस है। आखिरी चीज, अगर सवाल में जो थी, आपको लास्ट क्लास का याद होगा कि ड्राइंग बनवाई थी मैंने, क्या इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग मौजूद है? तो जहन में रखिए, देख लीजिए अच्छी तरह से ट्रायल बैलेंस में, चूंकि ड्राइंग मौजूद नहीं है, तो जब ड्राइंग मौजूद नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ड्राइंग की कोई क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री सिर्फ उस सूरत में बनती है अगर हमारे पास उन्होंने सवाल में दिया हुआ हो, तब हम बनाएंगे, वरना हमें ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द पॉइंट जो आपके पास मौजूद था। तो अब आप देख लीजिए कि आपके पास 3 तरह से क्लोजिंग एंट्री। याद रखना, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी बच्चों ने, जो लोग कॉमर्स से आ रहे हैं, उन्होंने क्लोजिंग एंट्री सीखी थी, लेकिन वहाँ हम इतनी ज़्यादा नहीं करते थे, हम सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस करते थे और उसमें वो परचेजेस, बिगनिंग। लेकिन यहाँ आपको ये ज़रूर सीखना है कि क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त ये 3 फॉर्मेट्स हैं, कि एक ट्रेडिंग बिजनेस होगा, एक नॉन ट्रेडिंग बिजनेस होगा। तो ये आपके पास एक सवाल, अच्छी तरह देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पिछले जो सवालात करवाए हैं, जिनकी एडजस्टिंग एंट्रीज क्लास में करवाई हैं सारी, और अभी मैं फिर करवा के ख़त्म करा दूंगा एडजस्टिंग एंट्रीज, मजीद जो बाकी रह गई हैं। बल्कि एक काम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जवाब तो आप लोग देता कोई नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अमल कर सकें आप में से, कि मुझे उन ईयर्स की हाईलाइट कर दीजिए जिन ईयर्स की एडजस्टिंग एंट्रीज आप लोगों के पास नहीं है, तो मैं उन ईयर्स की एडजस्टिंग एंट्रीज बना देता हूँ, ताकि सीखने को भी आपको मिल जाए और क्लोजिंग एंट्री की तरफ भी हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस। ये वाला क्वेश्चन, एक और सवाल अगर होता है मैं करवा के भी आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। ओके, एक और क्वेश्चन मैं इसी का करवा रहा हूँ, क्लोजिंग एंट्री का, क्योंकि अभी लास्ट उन्होंने कराया था इसमें एक, लेकिन समझाना ये चाहता हूँ कि बाज औकात बाज क्लोजिंग एंट्री में या बाज जब पे याद है करेक्टिंग एंट्री आ जाती है, तो उसका किस तरह से रोल है। तो रोल कोई नया नहीं है, ये मैं इसी 2004 आपको करवाया था, उसी 2004 का है सवाल, लेकिन पिछला वाला रेगुलर का था, ये प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये आपको लेके चल रहा हूँ। अब इतने आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए कि अब आप जैसे ही ट्रायल बैलेंस खोलें तो आपको फौरन अंदाजा हो जाए कि सर ये ट्रेडिंग का है कि नॉन ट्रेडिंग है, यानी सर्विस बिजनेस है या नहीं। तो आप इस सवाल को देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के वर्कशीट को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें कोई सेल्स का अकाउंट नहीं है। तो जब सेल्स का अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब है ये ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, ये एक नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी सर्विस बिजनेस है। और इसमें फिर देखें तो कोई सेल नहीं है, तो कोई परचेजेस भी नहीं है, कोई बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं है, कोई एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि क्लोजिंग एंट्री उस तक नहीं बन सकती जब तक कि हम एडजस्टिंग एंट्री ना बनाए, तो हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं और पहली एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री थी ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड। ट्रायल बैलेंस में मौजूद था सिर्फ ऑफिस सप्लाईज, तो हमारी एंट्री होगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट ऑफिस। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद इसकी एडजस्टिंग एंट्री मैं बना चुका हूं, तो मुझे 1 मिनट दो, मैं सारी बना देता हूं। तो देखिए, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। तो ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट दोनों की डिफरेंस कितना है? 5 और 2 3000 से। ठीक हो गया, पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री है अनपेड सैलरीज, सैलरीज अनपेड है, एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, कितने से? 4000 से। ठीक हो गया। फिर आ गया तीसरी एंट्री, एक्चुअल रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 18000। ट्रायल बैलेंस में जाओ तो रेंट एक्सपेंस नजर आता है 20000, जबकि साल का होता है 18000, यानी रेंट पेड ज्यादा कर चुके हैं। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस 2000। ठीक हो गया। चौथी एंट्री की तरफ चलते हैं। चौथी एंट्री है कमीशन अर्न्ड 80000, जबकि कमीशन इनकम था
90,000 शायद, हाँ ठीक है। और कमीशन अर्न, यानी अर्न का मतलब होता है जितना कमीशन इनकम है। तो 80,000 अगर अर्न हुआ है तो हम इनकम भी 80,000 ही होनी चाहिए। इस वक्त 90,000 शो हो रही है, तो कम करें कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। बता देना मुझे, मैं एक दफा फिर इस एंट्रीज को समझा दूंगा। जितना आप मुझे बताएंगे उतना मैं आपको एक दफा में सारी चीजें बता दूंगा। फिर कमीशन रिसीवेबल का है, ठीक है। अभी मैं चूंकि एडजस्टिंग एंट्री में आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्लोजिंग एंट्री करा रहा हूँ, तो मैं इस तरफ इनको ज्यादा नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि मुझे बच्चों को अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आ रही होगी बाद औकात बाद एडजस्टिंग एंट्रीज, क्योंकि हमेशा एडजस्टिंग एंट्री कराने के बाद हर साल मुझे एक रिवीजन किट देनी पड़ती है या रिवाइज करवाना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, बस मुझे बताइए ताकि मैं उसी पॉइंट को लेकर दोबारा से बता सकूं। फिर एक आ रहा था जिसमें इसमें अब आ रही थी एक करेक्टिंग एंट्री थी 6 नंबर पे, याद होगा, सैलरीज पेड टू ऑफिस असिस्टेंट 5,000 रॉन्गली चार्ज टू ड्राइंग अकाउंट। कि सैलरीज पे की गई थी ऑफिस के असिस्टेंट को, तो उसके लिए डेबिट होना चाहिए था। सैलरीज एक्सपेंस इन्होंने गलती से डेबिट कर दिया ड्राइंग, तो इसलिए अब करेक्टिंग एंट्री है बेसिकली क्या, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट, और वो होगा 5,000 से, ठीक है। सैलरी पेड टू ऑफिस असिस्टेंट रॉन्गली चार्ज टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक हो गया। 5 छठी के बाद 7वीं और लास्ट एंट्री, 7th एंड लास्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एंट्री तो बना देते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक कितने पे बनेगा, कौन सा है, ऑफिस इक्विपमेंट 60,000, उस पे डेप्रिसिएशन 6,000 है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो कॉस्ट है 60,000, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 6,000, कितना आ जाएगा 54,000। ये ऐसी रफ में कर रहा हूँ, उसका प्रॉपर तरीका आपको पहले बता चुका हूँ। 10% लेना है तो 10% बन जाएगा 5,400, यहाँ 5,400, ठीक हो गया। ये एंट्री बन गई। अब लाने सी बात है, इसी की हम बनाने जा रहे हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त हम दोनों काम कर सकते हैं, या तो रेवेन्यू की पहले बना लें या एक्सपेंस की पहले बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी पिछले तसलसल में रेवेन्यू की पहले बना रहे थे, तो अगर अभी भी मैं रेवेन्यू की पहले बनाऊं तो क्या लिख सकता हूं, कमीशन, एक ही रेवेन्यू है और वो है कमीशन इनकम। मैंने ट्रायल बैलेंस में देखा तो मुझे नजर आया कि कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस में मौजूद था 90,000, जबकि इस एंट्री में मैंने 10,000 से डेबिट किया था, कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट था। इस एंट्री में क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो यहाँ 90,000 से 10,000 को क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन अगली एडजस्टिंग एंट्री में कमीशन इनकम क्रेडिट था, तो इसमें प्लस कर देंगे 7,000, यानी 10,000 से इनकम कम होगी, 7,000 से बढ़ जाएगी। तो आई बिलीव कमीशन इनकम बन जाएगा 87,000। और अक्सर इसमें कोई और इनकम तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्लोज कर दीजिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। क्या बताया था, याद रखना, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी एक टेम्पोररी अकाउंट है जो कि क्लोजिंग के वक्त इस्तेमाल होता है। इसकी जगह और कौन से 2 नाम बताए थे जो क्लोजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम इनकम समरी ना, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ना लिखे, मैं आपको इसे सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की जगह कौन सा अकाउंट यूज कर सकता हूँ। इसी की जगह मैं यूज कर सकता हूँ, या यूज होता है, क्या नाम होता है उसका, इनकम एंड लॉस समरी अकाउंट, या इनकम एंड एक्सपेंस समरी अकाउंट, ठीक है ना। ये नाम भी दे सकते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की जगह इनकम एंड लॉस समरी। तो कितना बनेगा, ये वही 87,000 आ गया। दूसरी एंट्री की तरफ बढ़िए, जिसमें अब आप डेबिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की जगह मैं इनकम एंड लॉस समरी लिखना हूं दफा। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिख दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उठाइए कौन सा एक्सपेंस अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस पे जाइए। सबसे आखिर में 2 एक्सपेंस के अकाउंट नजर आ रहे थे। एक नजर आ रहा था सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, और अगला नजर आ रहा था रेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में था 31,000, 31,000। अब एंट्री चेक कीजिए,
यहाँ डेबिट हो रहा था 4000 से, प्लस कर दीजिए, और एक और करेक्शन ऑफ एरर में यहाँ भी 5000 से डेबिट हो रहा था, इसको भी प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 31, 4, 35 और 5 क्रेडिट साइड पे लिखिए 40,000। सही है टोटल? ठीक है, 31, 4, 35, 5, 40। आई बिलीव के सही है। ओके, इसके बाद रेंट एक्सपेंस था 20,000। एंट्री में यहाँ पे देखिए कि रेंट एक्सपेंस के साथ हमने कुछ किया था, 2000 से क्रेडिट किया था, माइनस कर दीजिए 2000, 18,000 रुपया। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंसेस और कोई नहीं थे तो एंट्री से शुरू कीजिए। पहली एंट्री में था एक ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट 3,000 से, सैलरीज हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, कमीशन इनकम हो गया, भी सैलरीज हो गया। अब आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,400। ठीक है, कोई कमी तो नहीं रह गई, सारे हो गए। इक्विपमेंट देख लिया कीजिए कि कोई अकाउंट रहता तो नहीं, आई बिलीव कि कोई नहीं रहा। अब इसको उठाइए, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, 40,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 और फिर 5,400, तो 66,400 बना। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस का जो टोटल है या लॉसेस का जो टोटल बना वो बना 66,400। अब बताइए ये कितना था? 87। ये कितना आया? 66,400। क्या होगा? इनकम ज्यादा है, लॉस यानी एक्सपेंसेस कम है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे, इनकम एंड लॉस समरी डेबिट। और कौन था? शायद अदनान था, रेहान साहब थे इसमें। रेहान कैपिटल क्रेडिट कितना बनेगा जनाब? रेहान का कैपिटल प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आएगा? यानी प्रॉफिट की एंट्री में कैपिटल क्रेडिट होता है, लॉस की एंट्री में कैपिटल डेबिट होता है। 87,000 माइनस 66,400, 20,600 का प्रॉफिट है। एक लेकिन चौथी एंट्री इस वक्त बनने के लिए जाएंगे और वो है ड्राइंग की। मौजूद है ड्राइंग की एंट्री। ड्राइंग की एंट्री हमेशा यही बनेगी क्लोज होते हुए कि कैपिटल जो था वो डेबिट होगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ड्राइंग की एंट्री कभी भी क्लोज होते के हुए चेंज नहीं होगी। वो रेहान कैपिटल डेबिट और रेहान ड्राइंग क्रेडिट। ठीक है, लेकिन एक मसला थोड़ा सा है जिसके लिए रेहान का ड्राइंग सवाल में शो हो रहा था, ट्रायल बैलेंस में था 15,000, मगर आप एक चीज देख चुके हैं कि आपने यहाँ रेहान को, ड्राइंग के अकाउंट को 5,000 से खत्म करके सैलरीज में ले गए थे। तो यहाँ वहां पे ड्राइंग का अकाउंट डेबिट था, यहाँ ड्राइंग का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो 15,000 से 5,000 माइनस कर दिए, क्योंकि 5,000 तो पहली सैलरी में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ड्राइंग क्लोज होगा सिर्फ कितने से? 10,000 से। तो जहन में रखो कि ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं थी, ये वाली एक एंट्री थी करेक्टिंग एंट्री। तो करेक्टिंग एंट्री भी जब भी क्वेश्चन में आ जाए, कोई दूसरा काम नहीं है, वही रूल है कि अगर एक एक्सपेंस डेबिट से उठता है, डेबिट में है एडजस्टमेंट में भी, तो प्लस हो जाएगा। डेबिट से उठता है एक्सपेंस, क्रेडिट में है तो माइनस हो जाएगा। इनकम क्रेडिट से उठता है, एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट में है, प्लस हो जाएगा, डेबिट में है माइनस हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। ये तमाम आपकी क्लोजिंग एंट्री हो गई। अब आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग एंट्री की प्रैक्टिस कीजिए। जितने सवाल की एडजस्टिंग एंट्री अवेलेबल है उन सब की क्लोजिंग एंट्री बनाइए, चेक कीजिए, बताइए मुझे कि क्या क्या है, फिर मैं कहता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।